वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया कई तानाशाहों के जुल्मों के नीचे दबी थी। मैसेकर और पब्लिक एग्जीक्यूशंस एकदम आम हो गए थे। लोगों को मारना, पब्लिक मैसेकर और ज्यूइश के ऊपर हुए जुल्मों की जब भी बात होती है अक्सर दिमाग में एडोल्फ हिटलर का ही ख्याल आता है। लेकिन आज की कहानी एडोल्फ के उस सोल्जर की है जिसने हिटलर के होलोकॉस्ट और ज्यूइश लेबर कैंप जैसी कल्पनाओं को शक्ल दिया। हिटलर का ये ऑफिसर न केवल नाजिस के अत्याचारों को आकार दे रहा था बल्कि इसने जूइश को मारने, उन्हें डिपोर्ट करने जैसे कई काम किए और हिटलर की नजरों में ऊंचा बना। नाम था एडोल्फ आइखमैन, नाजी पार्टी का एक हायर रैंक ऑफिसर जिसने लाखों यहूदियों को जान से मार दिया। 19 मार्च 1906 को जर्मनी के सोलिंजन टाउन के एक मिडिल क्लास फैमिली में ऑटो एडोल्फ आइकमैन का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम एडोल्फ कार्ल आइकमैन था, जो बुककीपर होने के साथ साथ कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट के हेड थे, और उसके मां का नाम मारिया आइकमैन था। कार्ल और मारिया के तीनों बच्चों में से आइकमैन सबसे बड़ा था। 1913 में एडोल्फ के पिता की नौकरी ऑस्ट्रिया के कमर्शियल मैनेजर के तौर पर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में लग गई, जिसके बाद उसके पिता फैमिली को पीछे छोड़कर अकेले ऑस्ट्रिया चले गए। लेकिन फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पूरा परिवार ऑस्ट्रिया चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ही 1916 में आइकमैन की मां मारिया की डेथ हो गई और उसके पिता ने एक डेवोटेड प्रोटेस्टेंट मारिया जॉर्जल से शादी कर ली। एडोल्फ ने ऑस्ट्रिया के लिंज शहर में मौजूद कैसर फ्रांज जोसेफ स्टेट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। इसी स्कूल में 17 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने भी पढ़ाई की थी और ये स्कूल ही पहले खड़ी थी, जिसके कारण आइखमैन का नाजिस से जुड़ाव शुरू हुआ। इसके बाद एडोल्फ ने यहाँ वायलिन बजाना सीखा और कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स और क्लब्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो एक स्काउट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें कुछ बड़े उम्र के लड़के भी शामिल थे, और वो राइट विंग मलेशिया से जुड़े हुए थे। आगे चलकर आइखमैन भी इस बटालियन से जुड़ गए। पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण उसके पिता ने उसे स्कूल से हटा दिया और थोड़े ही टाइम बाद मशीनबाव और औखबाव वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन कराया। परंतु एडोल्फ ने वहां से भी बिना कोई डिग्री लिए कॉलेज छोड़ दिया और अपने पिता के अंट्सबर्ग माइनिंग कंपनी में कई महीनों तक काम किया। फिर 1925 से 1927 तक अपर ऑस्ट्रियन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया, जिसके बाद उसने 1927 से लेकर 1933 तक सेल्सबर्ग के वैक्यूम टेल कंपनी एजी में जिला एजेंट के तौर पर काम किया। पिता के माइनिंग कंपनी में काम करने के दौरान उसने हरमन्स हिल्स वेटरन्स राइट विंग वेट ज्वाइन किया और नाजिस पार्टी के सारे मुद्दों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू किया, जिसके बाद उसके दिलचस्पी नाजी पार्टी में और ज्यादा बढ़ गई। फिर 1 अप्रैल 1932 को एक करीबी अर्नेस्ट कोल्टन ब्रूनर को, जो एक लोकल से लीडर थे, उनके सलाह पर नाजी के ऑस्ट्रिया ब्रांच में भर्ती हो गया। एसएस मेंबरशिप मिलने के तुरंत ही बाद उसने एसएस स्टैंडर्ड 37 रेजिमेंट को ज्वाइन किया, जिसका काम नाजी के स्पीकर्स को रैली के दौरान सेफ रखना का था। एसएस में रहने के साथ वो ऑन यायल कंपनी में भी काम कर रहा था। किंतु 1933 में हिटलर के चांसलर बनने के बाद जब सत्ता उसके हाथों में आई तो उसने अपने मूवमेंट्स को काफी एक्टिव कर दिया। लेकिन इस वक्त तक ऑस्ट्रिया जर्मनी के मूवमेंट्स का साथ नहीं देना चाहता था। इसीलिए हिटलर ने ऑस्ट्रिया में एक्टिव सारे नाजी ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज को बंद करवा दिए। साथ ही ये दौर ग्रेट डिप्रेशन का था, जिसके वजह से पूरा यूरोप मंदी के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में ऑस्ट्रिया में भी फैक्ट्रीज बंद हो रहे थे। इसी दौरान वो टेल कंपनी, जहां आइखमैन एम्प्लॉयड था, उसने भी अपने कई एम्प्लॉइज को फायर किया, जिसमें से एक आइखमैन था। इसके बाद वो ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के पसाउ शहर में चला गया। यहाँ उसने एसएस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अगस्त में उसे क्लोस्टरलेचफेल्ड फील्ड भेज दिया गया, जिसके ठीक एक महीने बाद आइखमैन एसएस लियाजन टीम के तौर पर वापस लौटा, जिसमें 8 लोग थे। इनका काम ऑस्ट्रिया नाजी पॉलिटिशियंस को गाइड करना था
और दिसंबर तक सीक्रेटली नाजी प्रोपेगेंडा को ऑस्ट्रिया तक पहुंचाना था। आइखमैन ने जब ये काम पूरा किया तब उसे ड्यूट्सलैंड रेजिमेंट का स्कोर लीडर बना दिया गया। 1934 में आइखमैन के रिक्वेस्ट पर उसे सोचे सिचेरहाइट्स डियंस्ट के तौर पर प्रीमानसन्स के सब ऑफिस में रख लिया गया, जहां उसने एंटी मैसेनिक एग्जीबिशन रखा जो बेहद पॉपुलर हुआ, जिसमें हरमन जोरिंग, कॉलटेन ब्रूनर जैसे कई लोग गेस्ट के तौर पर आया करते थे, जिसके कारण आइखमैन की पॉपुलैरिटी नजिस में काफी बांट गई और इस चीज ने उसके करियर का पहले ब्रेक लिया। जब माइल्डेनस्टीन ने बर्डन के हेडक्वार्टर में मौजूद ज्यूइश डिपार्टमेंट के लिए उसे इनवाइट किया था, आइखमैन ने हिब्रू और यह डिश लैंग्वेज की पढ़ाई की और ज्यूइश के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच 21 मार्च 1935 को आइसमैन की वेरोनिका लायबल से शादी हुई। शादी की एक साल बाद 1936 में इसे एसएस के सेकंड लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। 1933 से 1939 तक नजिस ने ज्यूइश लोगों को जर्मनी से बाहर भागने के लिए कई उपाय अपनाए। उन पर तरह तरह के जुल्म किया, उन्हें हायर टैक्सेस के बोझ तले दबाया गया और उन्हें किसी भी कीमत पर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। 1939 आते तक आधे से ज्यादा ज्यूइश लोगों ने जर्मनी छोड़ दिया। इस टाइम पर आइखमैन और उसके सीनियर हर्बर्ट हेगन को फिलिस्तीन भेजो गया, जहां उन्हें ज्यूइश के इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन लेकर रिपोर्ट तैयार करनी थी, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ दोनों बाद इजिप्ट के कायरो शहर में यह दोनों गए, जहां इनकी डील एजेंट फवेल पोक से हुई, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि पॉक्स ने ज्यादा ज्यूइश को छोड़ने की मांग की और उनके हर एक परिवार को 1000 यूरोज देने को कहा, जो नजिस के लिए उनके राइक पॉलिसी के हिसाब से मंजूर नहीं था। इन सब चीजों के बीच जुलाई 1938 में आइखमैन की प्रमोशन वियना में फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो गए, जहां इसका काम ऑस्ट्रिया से राइक तक ज्यूइश इमिग्रेशन को ऑर्गेनाइज करने का था और तभी इसने 1 लाख ज्यूइश को माइग्रेट किया। 1 सितंबर 1939 के कुछ ही दोनों के बाद नाजिस की पॉलिसी ज्यूइश इमिग्रेशन से चेंज होकर फोर्स डिस्प्लेसमेंट में बदल गई। हिटलर के ऑर्डर्स पर इस पूरे काम को करने के लिए एसीजी के हेड राइनहार्ड हेड्रिच ने अपने फोर्सेस और सीपो यानी सिक्योरिटी पुलिस को मिलाकर एक फोर्स बनाई, जिसका नाम रखा गया आरएसएचए राइक सिक्योरिटी मैन ऑफिस। अक्टूबर 1939 में आइखमैन को बर्डन बुलाया गया, जहां उसे राइक सेंट्रल ऑफिस पर ज्यूइश इमिग्रेशन का कमांड सौंप गया और यहां इसे पोलैंड के ऑस्ट्रावा और काटोवाइस सिटी से 70,000 से 80,000 ज्यूइश को डिपोर्ट करना था नाजी गवर्नमेंट का। आइखमैन को इस काम के लिए सिलेक्ट करना कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि इस इंसान ने पहले भी ज्यूइश की मास डिपोर्टेशंस की थी। ज्यादातर ज्यूइश को ऐसे जगह पर छोड़ा जा रहा था जहां ना पीने के लिए पानी था और ना ही खाने का एक दाना, जिस वजह से अक्टूबर 1939 में लगभग 5,000 ज्यूइश की मौत हुई। इसके बाद हिटलर ने एक और फैसला लिया, जिसके अकॉर्डिंग डिपार्टेशन के लिए ट्रेन इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें आर्मी के लिए यूज किया जाए और इस डिसीजन के बाद ज्यूइश लोगों को नजदीकी लबर कैंप्स में गुमराह करके आइखमैन द्वारा भेजा जाने लगा। आइखमैन ने इन सारे कामों को बखूबी किया था, जिसके लिए हेड्रेज ने इसे स्पेशल एक्सपर्ट का खिताब देते हुए आरएसएचए के सब डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। इसके बाद आइखमैन को सारे ज्यूइश को डिपोर्ट करने की और उनके प्रॉपर्टीज को सीज करके उन्हें अलग अलग कैंप्स में भेजने की जिम्मेदारी दे दी गई। अप्रैल 1941 को 63,000 ज्यूइश को जब गवर्नमेंट कैंपस में डिपोर्ट किया जा रहा था, तब उसे वक्त काफी भारी मात्रा में लोगों की मौत हुई, जिसका इल्जाम आइखमैन पर लगाया गया और उसने ट्रेन की हालत और वार के कारण खराब हालत को जिम्मेदार बताते हुए इस बात को रफा दफा कर दिया। सारे बड़े शहरों में गेटोज बनवाया गया, जहां पर रहने वाले लोगों से जबरदस्ती काम करवाए जाते थे। लोगों को खाने की कमी थी, ना उन्हें कोई कपड़े दिए जाते थे जो उन्हें ठंड से बचा सके और कुछ जगहों पर नाजी साइंटिस्ट इन गेटोज में मौजूद लोगों पर
अलग अलग तरीके से डेथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस तरह से आइकमैन ने यहूदियों का जीवन बिल्कुल दयनीय कर रखा था। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन को इन्वेड कर लिया था और यहां रह रहे जूइश लोगों को होस्टेजेस बनाकर मारा जा रहा था। यह सारे डिपोर्ट्स के डिटेल्स हमेशा आइकमैन के पास जाते थे। फिर कुछ ही दोनों बाद जुलाई में फाइनल सॉल्यूशन प्रोजेक्ट निकाला गया, जिसके हिसाब से जूइश लोगों को स्लेव बना लिया जाता था और फिर उनसे बहुत तरह के काम लिए जाते थे और अंत में उन्हें मार दिया जाता था। ऐसे करने के पीछे हिटलर सरकार के पास दो वजह थी। पहले कि वो जो ज्यूइश कम्युनिटी को पसंद नहीं करते थे, और दूसरी इन्हें माइग्रेट करने में और उनके देख रेख में काफी पैसे खर्च हो सकते थे, जो नाजी गवर्नमेंट करना नहीं चाहती थी। 1942 में बैटल ऑफ मॉस्को हारने के बाद हिटलर ने ऑर्डर जारी कर दी थी कि सारे ज्यूइश लोगों को जल्द से जल्द मार दिया जाए। हालांकि इन सारे ज्यूइश होस्टेजेस को मारने का काम वॉर के बाद किया जाना था। इस प्लेन को कंप्लीट करने के लिए आइकमैन को उसके करियर का सबसे बड़ा पोजीशन दिया गया, जो था लिeutenant कर्नल का। इस पूरे प्लेन को एग्जीक्यूट करने से पहले वानसी कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें नाजी गवर्नमेंट के सारे हायर रैंक्ड ऑफिसर्स को बुलाया गया। आइकमैन भी यहां मौजूद था, जिसने नाजी द्वारा जीते गए यूरोप के सारे हिस्से में ज्यूज के आंकड़ों का रिपोर्ट बनाकर राइनहार्ड हेडरिच को दिया था। इसके बाद आइकमैन के अंडर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, जिसका नाम ऑन ऑपरेशन राइनहार्ड रखा गया। इसके मुताबिक सारे ज्यूइश लोगों को डेथ कैंप्स भेजना था, जिन्हें यूरोप इन्वेजन के समय बंदी बनाया गया था। इसमें ऑपरेशन में मुख्यत पोलैंड में रह रहे ज्यूइश लोगों को मारना था। इसमें ऑक्यूपाइड पोलैंड के सभी हिस्सों में रह रहे ज्यूइश लोगों को पकड़कर गैस चैम्बर्स या लेबर कैंप में भेजे जाने का प्लान था। 1943 तक इस ऑपरेशन के तहत लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यूरोप के इतिहास में ज्यूइश लोगों के साथ इतना बड़ा होलोकॉस्ट कभी नहीं हुआ था। 19 मार्च 1944 को जर्मनी ने हंगरी को हराकर उस पर कब्जा कर लिया गया और उसी दिन आइकमैन और कुछ हायर रैंक्ड ऑफिसर्स को वहां भेज दिया गया। इनके काम उन सारे हंगरी में रह रहे ज्यूस को डेथ कैंप्स में डिपोर्ट करने का था, जहां इन्हें गुलाम के तौर पर रखा जाता था या फिर उन्हें तड़पाकर मारने के लिए गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल में शुरू किया गया, जहां हर दिन कर ट्रेन में करीब 3000 लोगों को इन कैंप्स में डिपोर्ट किया जा रहा था। जुलाई 1944 आते तक आइकमैन की टीम ने लाखों जूइश लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी साल अगस्त में आइकमैन को कमांडो स्क्वाड को लीड करने का मौका मिला, जहां उसने हंगेरियन बॉर्डर पर मौजूद 10,000 जर्मनी होस्टेजेस को सेफली निकाला, जिसके लिए आइकमैन को नाजी गवर्नमेंट द्वारा सेकंड क्लास आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस साल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आइकमैन ने करीब 10,000 ज्यूइश लोगों को बड़े ही बेरहमी से 210 किलोमीटर तक चलने पर मजबूर किया, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। ऐसे कई घटना को अंजाम देने के बाद 1945 में जब हिटलर की सेना हारने लगी और उन्हें सरेंडर करने को कहा जाने लगा, तब 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद 7 मई को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और फिर कई नाजी ऑफिसर्स या तो मारे गए या फिर कैद कर लिए गए। जब आइकमैन ने यह सारी चीजें देखनी शुरू की, तो उसने सबसे पहले बर्लिन जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाए, जिसमें उसके सारे क्रिमिनल ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन थी। जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर के बाद यूएस ट्रूप्स ने नाजी के इस चीफ एग्जीक्यूशनर एडोल्फ आइकमैन को अरेस्ट कर लिया। यूएस ट्रूप्स के प्रिजनर कैंप में कुछ वक्त समय गुजारने के बाद ऑन्टो एकमैन के नाम पर आइकमैन एक नकली पासपोर्ट और आइडेंटिटी के सहारे वहां से भाग निकाला। कुछ दिनों बाद जब उसे अपने इस फेक आइडेंटिटी के रिवील होने का पता चला, तो उसने अपनी पहचान दोबारा से बदलकर ऑन्टो हेनिनगर कर ली और कई महीनों तक भटकता रहा। फिर 1948 में आइकमैन ने रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से लैंड की परमिट हासिल की
जिसके बाद उसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ दी रेड क्रॉस से 1950 में ह्यूमैनिटेरियन पासपोर्ट मिल गया। इसके 7 साल बाद तक आइखमैन जर्मनी में अपनी फेक आइडेंटिटी के बदौलत रहा। इसके बाद उसने फाइनली 1958 में अर्जेंटीना का रुख कर लिया, जहां उसने एक कॉमन मैन की तरह अपनी लाइफ रिस्टार्ट करी। लेकिन होलोकॉस्ट के उसे नाजी ऑफिसर को ज्यूइश कैसे भूल सकते थे, जिसने लाखों ज्यूइश को मौत के घाट उतार दिया हो। 1958 के बाद आइखमैन को एक मोटर कंपनी में जॉब मिल गई थी और वो एक कॉमनर की तरह फैमिली के साथ रहने लगा था। लेकिन आइखमैन ने जितने बेहद संगीन जुर्म किए थे, इसलिए उसे पढ़कर सजा देना बेहद जरूरी था। एलाइज नेशन के कई सरकारी खुफिया एजेंसीज जिसे अब ज्यूइश ऑफिसर ऑपरेट कर रहे थे, वो सब एडोल्फ आइखमैन की खोज में लगे हुए थे। कई सरकारी खुफिया एजेंसी के साथ साथ होलोकास्ट के शिकार हुए कुछ सर्वाइवर्स भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। इस दौरान लॉथर हर्मन, जो कि एक ज्यूइश जर्मन थे, उनकी बेटी सिल्विया एक लड़के को डेट कर रही थी जिसका नाम क्लोज आइखमैन था, और वो अक्सर अपने फादर के नाजी होने के बारे में और उनके द्वारा अत्याचार के बारे में बताया करता था। इस बात से हरमन को शक होने लगा और उसने अपनी बेटी को आइखमैन की तस्वीर दिखाते हुए उसके घर जाकर उसके बारे में पता करने को कहा। जब सिल्विया ने क्लोज के घर जाकर देखा तो उसे पता चला कि जिस आदमी ने अभी घर का दरवाजा खोला है वो एडोल्फ आइखमैन ही है। इसके बाद सिल्विया ने अपने पिता हरमन को इस बारे में बताया, जिसके बाद हरमन ने ये जानकारी इजराइल को दी। 1957 में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी से मोसाद को खबर मिली कि आइखमैन अर्जेंटीना में एक नकली पहचान के साथ रह रहा है। इस खबर के मिलते ही मोसाद के डायरेक्टर आइजर हरेल ने सारे सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया और इंफॉर्मेशन के सही होने के बाद पीएम डेविड बेन गुरियोन को यह खबर दी, जिसके बाद पीएम गुरियोन ने पहले तो आइखमैन को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का गए थे। इजराइल की सरकार ने मीडिया कवरेज के लिए अरेंजमेंट्स किए, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के सारे जाने माने न्यूज चैनल्स वहां मौजूद थे, जिसकी वजह से ये ट्रायल जेराड बेहर सेंटर
जेरूशलम में रखा गया। इस बीच आइकमैन को एक बुलेट प्रूफ कांच में बिठाया गया, क्योंकि लोगों का गुस्सा उस वक्त आए उसे पेश किए गए। इसी दौरान एक जर्मन लॉयर ने आइकमैन केस को डिफेंड करने के लिए इजराइल आने की अपील की। उस वक्त तक इजराइल में नए इजरायली लॉयर्स को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आइकमैन के केस के समय यह रूल बदला गया। डिफेंस में लॉयर सर्वेटियस ने आइकमैन को इजराइल गवर्नमेंट से आइकमैन को माफी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन इस अपील को होस्नर ने खारिज करवा दिया। इसके अलावा होस्नर ने यह भी इल्जाम लगाया कि आइकमैन उन सारे जगहों पर मौजूद था जहां जूश लोगों को मारा जा रहा था, जिसके बचाव में आइकमैन ने कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते। पर अब जजेस ने इस सवाल को दोहराया तो उसने कबूल किया कि वो 5 मिलियन और कोई नहीं बल्कि जूइश लोगों की बात कर रहा था। 14 अगस्त 1961 को ट्रायल खत्म हो गया और सारे बयानों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने यह कहा कि आइकमैन ने यह सारे जुर्म किसी पर्सनल रीजन से नहीं की थी, पर वो लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार था। आइकमैन उन सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था जिसे नाजी सरकार ने किया था, और वो होलाकॉस्ट का प्लानर भी था। इन सारे एविडेंस को देखते हुए 12 दिसंबर को आइकमैन को हैंग टील डेथ की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह एडोल्फ हिटलर के एक सबसे क्रूर ऑफिसर का अंत हुआ।